This call is now being recorded. Okay. So, very good morning to all. In today's lecture, we'll be studying a new topic, that's your infrared spectroscopy. Okay. So, in this particular spectroscopy, the main application I want to tell you that this spectroscopy is used to identify the functional group. Okay. So suppose, for an example, if I want to tell how this instrumental method of analysis subject is of great importance to a pharmacy, we can understand that any person, suppose any one of you want to pursue your M Pharma, and he or she is synthesizing a new compound. Okay. If he or she is suppose planning to synthesize a new compound or a new drug, that time he required some analytical technique to identify what kind of chemical reaction he has to, or he or she is need to proceed to get the desired target. अगर आपने कोई लैब में कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया, सपोज कीजिए आपने सिंथेसाइज कर लिया, एक पाउडर बना लिया है, अपने पाउडर हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस फॉर्म में हो, यू नीड टू करेक्टराइज दिस, आपको उसका केमिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना होता है, ठीक है ना, फॉर ए साइंटिफिक रीजन। तो आपको साइंटिफिकली आपको प्रूव करना है कि आपका कौन सा कंपाउंड कैसे बना है। तो डिफरेंट सेट्स ऑफ एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं। जैसे पहले आप उसके कार्बन एंड हाइड्रोजन को पता करोगे, तो उसके अंदर एनएमआर और मास आता है। एनएमआर जनरली हाइड्रोजन को पता करने के लिए आते हैं कि कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फॉलोड बाय मास जो होता है, उससे आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाता है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। वहीं जो आईआर है, आईआर हेल्प करता है फंक्शनल ग्रुप को पता करने के लिए। आईआर की स्पेक्ट्रोस्कोपी का हेल्पफुल क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप पता करता है। इसमें जब ग्राफ बनता है आईआर का, जब एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम आता है, इसको ग्राफ नहीं बोलते हैं, यहाँ पे स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या टर्म यूज कर रहे हैं। जब वो स्पेक्ट्रम आपके सामने आता है तो वो उसके अंदर पीक्स होते हैं। इफ आई वांट टू शो यू टिपिकल आईआर स्पेक्ट्रा, मैं आपको एक आईआर स्पेक्ट्रा दिखाता हूँ, वेट करिए। आई होप यू कैन सी द स्लाइड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा। पहले हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं, फिर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये दिख रहा है आईआर, ये एफटीआर दिख रहा है? कैन एनीबॉडी कंफर्म? यस सर। आप ये आईआर देखिए, ये आईआर है, एफटीआर जिसको बोलते हैं, हम इसको जनरली आईआर के नाम से जानते हैं। ये जो होता है एक ग्राफ होता है, एक तरह का स्पेक्ट्रम होता है। वाई एक्सिस पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस होती है और एक्स एक्सिस में वेवलेंथ होती है सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। जो 400 से, यहाँ ग्राफ उल्टा चलता है बच्चों, 400 स्टार्ट होगा और बढ़ते बढ़ते 4000 तक जाता है, और यही जो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस होती है 0 से स्टार्ट होगी और 100 तक जाएगी। पहले समझते हैं परसेंटेज ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या है। हम जब भी आईआर स्पेक्ट्रम लेते हैं, मैं पहले आपको एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, देन विल गो टू द थ्योरेटिकल पार्ट, देन हम इसकी प्रिंसिपल को समझेंगे, फिर इसका के बाद इसका इंस्ट्रूमेंटेशन को समझेंगे और फाइनली एप्लीकेशन है। बट मैं थोड़ा से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप फार्मास्यूटिकल्स में इतना पढ़ चुके हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर इंस्ट्रूमेंट की क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है। आप अभी फाइनल ईयर में आ गए हो, 7 सेमेस्टर इज ऑलमोस्ट फाइनल ईयर, ठीक है। तो ये एक आईआर स्पेक्ट्रा है टिपिकल पैरासिटामोल का। सब लोगों को पैरासिटामोल का नाम सुना ही होगा, सब लोगों ने स्ट्रक्चर भी पता होगा पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर, कैसा होता है पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर, क्या होता है? तो मुझे बताएगा, पढ़ा तो होगा।
बेंजीन रिंग होती है, OH ग्रुप होता है, क्या होता है? Anybody from seventh semester? If you guys are do like this, then what's the purpose of putting letter this much of effort? अगर आप लोग सामने से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो तो कैसे करेंगे बच्चों, बताओ? इसको एसिटोमेफिन भी बोलते हैं, यस और नो? क्या कैटेगरी है बताओ मुझे, इसका कैटेगरी क्या है? इस ड्रग की कैटेगरी क्या है? सर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होते हैं। NSAID है। क्या काम आता है ये, किसमें काम आता है? एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक। चलिए, तो ये मैंने पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर सामने मैंने पोस्ट किया है, ठीक है ना, अभी कॉपी करके सामने रखा है मैंने आप लोगों के। तो ये इसमें देखो, अगर इसके फंक्शनल ग्रुप देखे जाए तो इसमें क्या है, एक OH ग्रुप होता है यहाँ पे, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये आयर स्पेक्ट्रम से अगर आप इस पर्टिकुलर पैरासिटामोल एक पाउडर है, पाउडर को आप पहले एक इसका सैंपल प्रिपरेशन होती है इंस्ट्रूमेंट में, ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा अलग है, इसमें कोएट वेट्स नहीं आती है, इसमें एक फिल्म रखी जाती है अंदर और उस फिल्म को बनाना पड़ता है, एक KBR प्रेस मेथड होता है। आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू मेक द सैंपल्स, बट अभी अपन थोड़ा देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी पाउडर, आप अननोन पाउडर ले लीजिए, कोई भी आपको पता ही नहीं कौन सा पाउडर सामने रखा है, आप उसकी एक सैंपल प्रिपरेशन कीजिए, एक पैलेट बनाइए, पैलेट बनाने के बाद आप इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे और स्कैन को रन करेंगे तो आपको ये टिपिकल ऐसा IR स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये ऐसी स्क्रीन पे आता है, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है मशीन, ठीक है, एक मशीन होती है, साथ के साथ एक कंप्यूटर लगा होता है, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट आपको इन्फॉर्मेशन कैदर करके देता है अबाउट ए कंपाउंड। तो ये अगर ये पैरासिटामोल है तो पैरासिटामोल के अंदर क्या लिखा है, द IR स्पेक्ट्रम ऑफ पैरासिटामोल shown the vibrational peak at 3325 and 3162 to 3005 centimeter inverse which are assigned to OH group। एक टेबल होती है, इसमें टेबल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। टेबल के अंदर हर फंक्शनल ग्रुप की एक पर्टिकुलर पीक पोजीशन होती है, वो पर्टिकुलरली उसी पीक पर आएगा, उसी पोजीशन पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसको जब अपने इंटरप्रिटेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को स्टडी करना। डॉक्टर्स करते हैं ना, आपका आप डॉक्टर के सामने CT स्कैन लेके जाते हो, MRI लेके जाते हो, आप एक्सरे लेके जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको इंटरप्रिटेट करके बताता है कि आपके बॉडी में कुछ खराबी है या सब नॉर्मल है, बताता है ना। तो हमको भी इसको इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। इंटरप्रिटेट करने के लिए हमें कुछ चीजें जाननी पड़ती है इसके बारे में। क्या है कि OH जो ग्रुप होता है वो समवेयर अराउंड 3200 के आसपास आता है, रेंज है, डिपेंड करता है किस कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ केमिस्ट्री स्ट्रांग है तब आप इसको इंटरप्रेट ढंग से कर पाओगे, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत इफेक्ट इसमें आप स्टडी कर सकते हो। जितने भी आप पढ़ते हो ना एरोमेटिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कंपाउंड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्चुअल पता चलता है इस स्पेक्ट्रम के अंदर। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बनी हुई है, बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप रखा है। बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी क्या होती है, ये हक्कल रूल फॉलो करता है नहीं करता है? बेंजीन रिंग हक्कल रूल फॉलो करता है नहीं करता है? यस सर। एरोमेटिक होता है? यस सर। वेरी गुड। अब आप देखो यहाँ पर अगर इस कंपाउंड को देखोगे, इस स्पेक्ट्रम को, तो यहाँ पर एक डीप वैली जैसा बन रहा है। देखो ग्राफ पर से स्टार्ट हुआ, मेरे कर्सर को ध्यान रखना, कर्सर कहाँ घुमा रहा हूँ, कर्सर यहाँ से स्पेक्ट्रम स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आके डीप इसने एक ये पीक बनाया है। देखो ये दो पीक ऐसे आए, जनरली एक यू शेप बोलते हैं उसको, उल्टा यू बोलते हैं, एक उल्टा यू कैसे होता है, यू शेप के अंदर एक पीक दिखता है, यू दिख रहा है ना, ये एक तरह से यू ही बन गया, ये एक डीप वैली आई है। तो ये अगर वैली आपको 3200 के आसपास रेंज में आती है, लिखा है ना, it shows a vibrational peak at 3325 and 3165 and 3035। ये जो दो पीक्स आए ये दोनों बताते हैं कि यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप होता है, हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, which are assigned to OH group and CH3 मिथिलेन जो मिथाइल ग्रुप की स्ट्रेचिंग रेस्पेक्टिवली है।
तो आपको 3,325 जो है ये तो OH ग्रुप का है, और 3,162 से लेके 3,035 ये जो पीक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 3,165 तो 3,065 जो है 3,035 है, ये आपको मिथाइलिन ग्रुप का पीक दिखाता है। वाइब्रेशनल पीक एट 1,653 एंड 1,609 एट्रीब्यूट टू C डबल बॉन्ड O अमाइड ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O है ना, अमाइड ग्रुप की स्ट्रेचिंग दिखाता है, एंड C डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग, यहाँ पे कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये सारे कार्बन 6 के 6 कार्बन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए डबल बॉन्ड से। तो आपको 6,153 पे तो अमाइड मिलेगा समवेयर अराउंड हियर, और 6,009 के आसपास 1,609 के आसपास आपको C डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग मिलती है। तो और ये यहाँ तक देखते हैं हम, जनरली जो होता है हमारा पीक हम 1000 तक ही देखते हैं, 1000 से 400 के बीच में फिंगरप्रिंट रीजन आता है। तो ये एक तरह का यहाँ समझ लो, ये जो पीक बनता है यहाँ पर, ये कैरेक्टरिस्टिक टू ये पैरासिटामोल होता है। जैसे इंसानों की जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं वो हर एक इंसान की एक यूनिक होती है ना, वैसे ही हर एपीआई की अपनी अपनी इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट रीजन होता है। तो हम इसको 1000 से 400 के बीच में, या 1500 टू 400 के बीच में इसको हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं। सारे पीक्स दिख रहे हैं ना, तो ये तो फिंगरप्रिंट है, हम यहाँ नहीं देखते, हम 1500 के आगे देखते हैं। 1500 के आगे डिस्टिंग्विशेबल कौन कौन से पीक्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और जहां पर अगर वो पीक दिख जाता है, इसका मतलब ये है कि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। जो नोटेबल जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, OH ग्रुप का होता है, आपका एस्टर ग्रुप्स होते हैं, अमाइड ग्रुप्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, इनके पीक्स बहुत डिस्टिंग्विशेबल मिलते हैं। अब आया समझ में, ये IR स्पेक्ट्रम ऐसे होता है। इसका इंपॉर्टेंस कहाँ आता है, इसका इंपॉर्टेंस आता है इंडस्ट्री के अंदर। आपको अननोन कंपाउंड को, जनरली रिसर्च जो कर रहा होता है बच्चा अपने एमफार्म में या PhD लेवल पे या आगे जो पढ़ता है, जब लैब्स में काम करता है, तब IR की इंपॉर्टेंस सामने आती है। आई होप अब आपको समझ में आया इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस, इस पर्टिकुलर टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। इज दैट क्लियर नाउ? शैल वी स्टार्ट नाउ? आगे बढ़े या आपको और एक्सरसाइज करनी है इसके ऊपर? एक और IR को इंटरप्रेट करना सीखना है या फिर आगे चलें? Anybody? सर एक और सिखा दीजिए बस। एक और देखते चलो, डाइक्लोफेनेक देखेंगे। चलो डाइक्लोफेनेक देखते हैं। डाइक्लोफेनेक का स्ट्रक्चर ये रहा, डाइक्लोफेनेक का IR लेके आते हैं। ओके, ये आपका डाइक्लोफेनेक है। डाइक्लोफेनेक की कैटेगरी क्या बच्चों? कॉलेज में पढ़ा होगा, डाइक्लोफेनेक की कैटेगरी बताएं। नेसेट। यस, नेसेट सर। हेलो, नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग है सर। एनाल्जेसिक। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, डाइक्लोफेनेक एक एनाल्जेसिक ड्रग है और इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पोस्ट किया है, सामने देखो। अब इसका IR देखते हैं। अब यहाँ पर देखो एक OH ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना।
मैंने आपको क्या बताया, 3200 के पास में एक यू शेप का पीक आता है। देखो ये यू शेप दिख रहा है आपको, ये उल्टा यू या उल्टा बी बोल लो, जनरली इसको यू बोलते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है किस तरह से OH ग्रुप किस केमिकल किस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एकदम शार्प पीक आया यू का, ऐसे एकदम शार्प वी बन रहा है ऐसे। तो ये 3200 के आसपास है, देखो 3100 यहाँ, 3200 यहाँ, ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली यही फॉल हो रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, द स्पेक्ट्रम ऑफ ए डाइक्लोफेनिक सोडियम शोज एन इंटेंस वेल डिफाइंड पीक। वेल डिफाइंड पीक्स मिल रहे हैं ना, तो कोई पीक्स कैसे एकदम शार्प आ रहे हैं, एकदम शार्प पीक्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपना प्रॉपर पीक शो कर रहा है, कहीं हाइड नहीं हो रहा है, इसको हाइडिंग नहीं बोलते कि पीक छिप नहीं रहा है, ठीक है। इंफ्रा ब्रांड एट अराउंड 1602 रिप्रेजेंट 2 कार्बन डबल बॉन्ड। पीछे भी यही देखा था आपने, 1609 के बीच में आया था, यहाँ पे 1602 में आ रहा है। प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर इनवर्स चलता है आईआर के अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड, एक जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है या उसके आसपास जो सब्स्टिट्यूट्स हैं फंक्शनल ग्रुप के, वो उसके वाइब्रेशन को इफेक्ट करते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगा जब इसके अंदर थ्योरी पढ़ेंगे, तो इसमें एक वाइब्रेशन होता है और एक स्ट्रेचिंग होती है। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जब आईआर जाता है, आईआर रेज जाती है, इंफ्रारेड रेज जाती है, तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्विस्ट होता है, ऐसे खींचता है, या तो स्ट्रेच होगा या फिर वाइब्रेट करेगा। ये इसके थ्योरेटिकल पार्ट में जब पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। एंड 3203 रिप्रेजेंट टू द COOH ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जो है वो आपको 302 पे मिलता है। देखो OH ग्रुप है तो ये COH का भी आसपास ही आता है, क्योंकि OH ग्रुप है ना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये है, तो इसमें OH ग्रुप के कारण क्या होता है, ये हमेशा यही मिलता है आपको, यही हमेशा आपको पोजीशन मिलेगी। एंड 3387 रिप्रेजेंट HN अमाइड ग्रुप। इसमें दिखा नहीं रखा है, इसमें 3300 का यहाँ पर एक पीक और आता है, ठीक है। यहाँ पर इंटरप्रेट नहीं कर रखा है सही से, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। आईआर स्पेक्ट्रम जितने भी होते हैं वो आपको किसके बारे में बताते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड विद द कपल ऑफ एग्जांपल्स कि आईआर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन यहाँ है। अब बात करते हैं आगे, हमारा स्कोप क्या रहेगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे, देन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की आईआर जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिक थ्योरी ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्राइटेरिया फॉर कंपाउंड एब्जॉर्प्शन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के बारे में जानेंगे कि इसमें जब आईआर रेज आती है उसके ऊपर किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर फॉल होती है, वो वाइब्रेट होता है, वो क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी आ रही है तो वो अपनी एक्सिस के ऊपर वाइब्रेट करता है। देन कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, फंडामेंटल्स ऑफ वाइब्रेशन, नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस, देन factor influencing absorption of IR, concept of Fermi resonance, then selection rule and the degree of freedom, instrumentation of IR, then उसके IR के बाद इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे और फाइनली इसकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको भी काफी बड़ा टॉपिक है ये। अब बात करते हैं हमारे इसके ऊपर, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए मेथड ऑफ सीइंग द अनसीएबल। एटम लेवल पे अगर आपको कोई स्टडी करनी है तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प लेते हो। ये सारी एक रेज ऑफ मतलब एक इंस्ट्रूमेंटेशन की पूरी एक सीरीज होती है जो हाईली डेवलप्ड लैब्स के अंदर मिलती है, जहाँ पर डॉक्टरेट्स जो होते हैं या आपको रिसर्चर्स काम कर रहे होते हैं। नेशनल लेबोरेटरीज में आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपका यूबी एक यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, फिर बाद में इसके ऊपर थोड़ा और चलते हैं। अगर अपन एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एनालिसिस के अंदर यूबी के बाद आपका आईआर आता है, एनएमआर आता है, मास आता है, मास के बाद आपके फिर एएफएम आती है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी आती है, फ्लेम फोटोमेट्री आ जाती है, फ्लोरीमेट्री आ जाती है, फिर और ऊपर सोफिस्टिकेशन में चलना है तो एसईएम आती है, टीएएम आती है, फिर आप क्वांटिफिकेशन में जाओ तो एचपीएलसी आ जाता है, जीसी आता है, एलसीएमएस आ जाता है, कॉम्बिनेशंस में आने लग जाता है, एलसीएमएस आते हैं, या फिर एचपीटीएलसी आ जाती है। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सारा is part of your particular this subject. I hope you have understood what is the importance of instrumental method of analysis. Without this subject
आप कोई भी आगे आप मास्टर्स में आप नहीं कर पाओ, मास्टर्स में भी आपको ये सब्जेक्ट वापस पढ़ना पड़ता है रिस्पेक्ट ऑफ एनी ब्रांच। अगर आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं, आप फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या फार्माकोग्नोसी लेते हैं, सबके अंदर आपको ये सब्जेक्ट वापस पढ़ना पड़ता है। देखिए विदाउट दिस सब्जेक्ट एनी रिसर्च विच आर रिलेटेड टू बायोमेडिकल साइंस, जो भी बायोमेडिकल साइंस से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे ड्रग डिलीवरी हो, चाहे नैनो हो, या कोई भी हो, उसके अंदर आपको इस सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। देखिए फंडामेंटल सब्जेक्ट्स ही है। So spectroscopy using electromagnetic radiation to obtain information about atom and the molecule that are too small to see। हम एटम्स को देख नहीं सकते बट हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को यूज करते हैं, एक एनर्जी को यूज करते हैं जो क्या करता है, हमको एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है वो हम उसको स्टडी कर पाते हैं। ऑल दिस टेक्निक स्टार्टेड डेवलपिंग इन द लेट 1900 सेंचुरी। आपको 1950s के बाद इसको डेवलपमेंट दिखेगा। आपको पहले सारे फंडामेंटल्स बनाए गए थे, तो फंडामेंटल्स के ऊपर ही ये टेक्निक्स डेवलप करके आज आपके सामने आई है। ठीक है, आज जितनी भी आप मशीनें देखते हैं वो सारा जो है लेट 90s में डेवलप की गई है। तो उसमें क्या करते हैं, जनरली कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम यूज करते हैं जिसको यूज करके हम एटॉमिक लेवल पर जाके उसको स्टडी करना पड़ता है। The spectroscopy is an instrumental aid study of interaction between the matter and the energy। मैंने आपको क्या बताया कि एक एक्सटर्नल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से यूज की जाती है। कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पकड़ लेते हैं, अगर यूवी करना है तो 200 to 400 चले जाते हैं, अगर विजिबल करना है तो 400 to 780 चले जाते हैं, और ऊपर पढ़ना आईआर तो आईआर रेंज में जाते हैं, आईआर से ऊपर और जाना है तो वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर बाद में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इलेक्ट्रॉन गन्स को यूज करते हैं कि हम अपने कंपाउंड को फ्रेगमेंट में तोड़ सकते हैं। हमारे पास आज ऐसी टेक्निक्स हैं, एक पैरासिटामोल को आप इंडिविजुअल कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। ठीक है, उसको एक बेंजीन रिंग अलग कर सकते हो, उसमें से OH ग्रुप अलग बकायदा आप तोड़ के उसको स्टडी कर सकते हो। वो सारी हाईली एडवांस टेक्निक है एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। इनका जो मशीनें आती हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर ये मशीनें आती हैं। ठीक है, तो बिफोर यूजिंग इट, अगर किसी को आगे पढ़ने का शौक है, पढ़ना चाहता है, तो उसको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन है, एक ऐसी मशीन है जिसके हम इंट्रैक्शन पढ़ते हैं किसी मैटर का। मैटर क्या हो सकता है? फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एक सैंपल हो सकता है, हमारा एपीआई हो सकता है। ठीक है, वो हम एपीआई यूज करते हैं और उसका इंट्रैक्शन देखते हैं विद एनर्जी। एनर्जी जब उसके ऊपर बॉम्बार्ड की जाती है तब वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, जिस तरह से हम आप लोगों को असाइनमेंट देते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सा बच्चा सही से परफॉर्म कर रहा है, क्लास में कौन सा बच्चा ज्यादा अटेंटिव है, वो हमको पता चल जाता है जब बच्चा कर रहा था। तो हम भी तो ऊपर से आपको एक्सटर्नल एक फोर्स देते हैं कि नहीं आपको ये असाइनमेंट फिनिश करना है, आपको प्रोजेक्ट फिर सबमिट करना है, तो हम पता कर सकते हैं कि इस बच्चे ने क्या सीखा है आज की तारीख में, तभी तो आपको फिर मार्क्स ग्रेड्स में मिलते हैं। तो वैसे ही हम किसी भी एपीआई के ऊपर एनर्जी डाल के हम उसको स्टडी कर सकते हैं। दैट स्टडी इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रो का मतलब है स्पेक्ट्रम और स्कोपी का मतलब है स्टडी करना। तो स्पेक्ट्रम को यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को स्टडी करने के लिए, तो एक कंबाइंड वर्ड बन जाता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट नाउ। अगर EMR है, जैसे EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनालाइट पे डालो, एनालाइट जो भी आपका सैंपल है वो आपको एक ग्राफ बना के देता है। ये जनरली क्या होता है, ग्राफ्स में कन्वर्ट करके हमें सारे आंसर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ग्राफ्स में आते हैं ज्यादातर। ठीक है, हम उस ग्राफ को जब मिलता है फिर हम उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। इसके स्टेजेस हैं। पहला तो होता है सैंपल प्रिपरेशन, भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर सपोज करो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बहुत कम होती है, हम आप बात कर रहे होते हैं, हम एमजीज में बात नहीं करते हैं, हम माइक्रो नैनो लेवल्स पे चले जाते हैं। इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन होती हैं कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसको। अब वो सैंपल प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने क्या कॉन्सेंट्रेशन डाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे कंसेप्ट आपको अब समझ में आएगा। वो आप नॉर्मेलिटीज पढ़ते थे, मोलरिटीज पढ़ते थे, उसका कंसेप्ट अब क्लियर होता है। आया समझ में? आप लोगों को बनाया होगा कभी 0.1 नॉर्मल NaOH बनाने के लिए बोला होगा, 0.125 नॉर्मल आपको NaOH को बनाने बोला होगा, 1 नॉर्मल आपको HCl कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए बोला होगा, या 1 नॉर्मल आपको H2SO4 बनाने के लिए बोला होगा। आपने प्रिपेयर करें लैब्स में, तब आपको समझ में आएगा कि इन कॉन्सेंट्रेशन की इंपॉर्टेंस एनालिटिकली कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ही गलत डाल रखी है तो आपके सारे रिजल्ट्स गलत आएंगे। ये एक मैथमेटिक्स की तरह है। अगर आपने इक्वेशन स्टार्ट करते वक्त पहली स्टेप में गलत कर दिया है,
इसका मतलब ये है कि आगे पर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे स्टेप्स अब गलत होकर चले जाएंगे। चाहे आप सही कर रहे हो, लेकिन आपने कई जगह गलती कर दी तो पूरा का पूरा इक्वेशन, पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है वो खराब हो जाता है। सेम इनके साथ भी है। तो यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हेन यू आर हैंडलिंग ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट। और ये कोई इट्स नॉट वेरी सर चीप। हाँ बोल बेटा। सर लैब में क्यों बनाते हैं सर नॉर्मल सोल्यूशन? क्या कह रहा है बेटा? लैब में सर क्यों बनाते हैं नॉर्मल सोल्यूशन? लैब में क्यों बनाते हैं सॉल्यूशन? बेटा तो फिर एनालाइज कैसे करेगा किसी? हाँ, नॉर्मल सोल्यूशन क्यों बनाते हैं सर? नॉर्मल, नॉर्मलिटी, 1n कैपिटल N। नॉर्मल का मतलब क्या समझ रहा है सर? होता है ना नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी। हाँ, एक नॉर्मल एनएफ सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे नवनीत? सर नॉर्मल तो पता नहीं है। क्यों नहीं पता? फाइनल ईयर में आ गए हो, आपको नॉर्मल बनाना नहीं आता अभी? NaOH का NaOH का कितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का? अगर आप लैब के अंदर नॉर्मल सॉल्यूशन जनरली जो भी आपकी यूनिट्स है नॉर्मल बना रहे हो या मोलरिटीज में बना रहे हो, किसी में बना रहे हो, मिलीमोल्स को बना रहे हो, वो आपको आगे एनालाइज करने में हेल्पफुल करता है। आपको पता ही नहीं आपने कैसे बनाया है, फिर आप आगे कैसे डेराइव करोगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या निकाली है। टाइट्रेशन करते वक्त हम नॉर्मलिटीज क्यों निकालते हैं? हमें नॉर्मलिटीज क्यों पता होनी चाहिए कि हमने जो फाइनल एनालाइट बाद में आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा ना कितना आपने यूज किया है, कितना कॉन्सेंट्रेशन में, कितनी क्वांटिटी में आपने पर्टिकुलर केमिकल यूज किया है। उसके बेसिस पे तो आप पता करते हो कि फाइनल जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या निकल के आएगा। ये सारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं। एंड दैट टू यार इन अ फाइनल ईयर एंड यू आर आस्किंग ऑल दिस स्टूपिड क्वेश्चंस कि नॉर्मल क्यों बनाते हैं। सर मुझे लगा आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं ना, तो सर हमने सुना नहीं। बेटा देख, मैं तेरे को एक बात बताऊं, अगर नॉर्मल का कंसेप्ट समझना है तो नॉर्मलिटीज के जो अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझ देखेंगे अपन, आप इस सब्जेक्ट से देखें, आप लोगों ने टाइट्रेशन पढ़े होंगे शुरू के अंदर। अगर उस टाइट्रेशन के अंदर आपको नॉर्मलिटी का कंसेप्ट समझ में नहीं आता, प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं पता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड नहीं पता है, तो आप आपको HPLC ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। अगर HPLC में अगर कोई बोलता है कि आपको 3 सॉल्वेंट यूज करने हैं, एसीटोनाइट्राइल यूज करना है, आपको एक डिस्टिल वाटर यूज करना है और साथ के साथ आपको 1 नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन करना है, बफर बना के डालना है, तो आप कैसे बनाओगे उसके अंदर? आपका स्पेक्ट्रम ही, आप कॉलम रन ही नहीं कर पाओगे। तो हर चीज को स्टार्टिंग से बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलना होता है। हर चीज बेसिक से क्लियर स्टार्ट होती है। अगर बेसिक क्लियर है देन यू कैन गो टू द एडवांस स्टेज। अब आप एडवांस स्टेज पे आ गए और आप मुझसे बिल्कुल बेसिक वाली बातें कर रहे हो। सॉरी सर। तो इट्स आई डू वन थिंग फॉर योर असाइनमेंट। आप लोग अपने बेसिक्स के ऊपर असाइनमेंट बनाओ, जिसको मैं आपके लोग जो असाइनमेंट्स होंगे वो असाइन कर देते हैं। सारे ये कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। नॉर्मलिटीज क्या होती है, उसको नॉर्मलिटी कैसे डिराइव करते हैं, किस तरह से लैब्स के अंदर जो भी सॉल्यूशंस बनाने हैं, इररिस्पेक्ट ऑफ किसी में भी बनाना है, आपको नॉर्मल्स में बनाना है, मोलरिटीज में बनाना है, मिलीमोल्स में बनाना है, किसी में भी बनाना है, आपको पूरे ये सारे कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। बेसिक्स में जाओ वापस केमिस्ट्री के, ठीक है। अब बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों की, जो एनालाइट हम यूज करते हैं बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज होती है। जो हम बात कर रहे होते हैं वो माइक्रोग्राम्स या मिली नैनोग्राम्स के अंदर हम बात करते हैं। अगर इस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अगर आप गलती करते हो तो आपके सारे डाटास गलत आते हैं, आप हमेशा गलत रिजल्ट्स कोड करोगे। जैसे पहला देखते हैं, पहली जो इंस्ट्रूमेंट होती है यूवी विजिबल रेडिएशन, जो 200 to 400 के बीच में होती है, 380 तक रहती है, ठीक है। अगर ये रेडिएशन जब आती है और सैंपल पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, हमको क्या मिलता है, वो एक्साइटेशन को इंटरप्रिटेट करने के लिए हमारे पास एक डिटेक्टर होता है और वो हमको एक स्पेक्ट्रम बना के देता है। अब स्पेक्ट्रम से हम समझते हैं क्या निकालते हैं, हमको लैम्डा मैक्स मिलता है। लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है? लैम्डा मैक्स का हेल्प का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के अंदर ये सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसके जो मॉलिक्यूल्स है सबसे ज्यादा लाइट जो है इस पर्टिकुलर वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करते हैं। तो हर एक कंपाउंड की एक सिग्नेचर लैम्डा मैक्स होती है। पैरासिटामोल की एक सिग्नेचर लैम्डा मैक्स रहेगी, डाइक्लोफेनेक की, जो भी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को उठा लो आप, there are thousands of APIs which are there in the pharmacopoeia। सारे pharmacopoeia के आप APIs को देखें, सबकी एक distinguishable आपको लैम्डा मैक्स मिलेगा। देन कमिंग टू IR, आपने IR रेडिएशन लिया और आपने कंपाउंड के ऊपर डाला,
कंपाउंड के ऊपर डाल रहा है तो वाइब्रेशन चेंज होते हैं। इसमें क्या मिलेगा, यूवी में तो आपको एक्साइटेशन की थ्योरी मिलेगी, आईआर के अंदर आपको क्या मिलेगा, वाइब्रेशन की थ्योरी मिलेगी। वाइब्रेशन होता है, देखो रेडिएशन की एनर्जी चेंज हो रही है, यूवी के रेडिएशन जो एनर्जी वो अलग है, आईआर थोड़ा और ज्यादा है। ये हीट आपकी जो सनरेज आती है उसमें जो आपको गर्मी लगती है ना, वो आईआर रेडिएशन के कारण लगती है। ठीक है, जब आप ये आईआर रेडिएशन प्रॉपर आप अपने सैंपल के ऊपर जब आप हिट करते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन चेंज होते हैं, और वाइब्रेशन चेंज को हम एक आईआर स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करके स्टडी करते हैं। फिर आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। जब रेडियो फ्रिक्वेंसी के जो ईएमआर होती है उसके ऊपर जब बॉम्बार्ड की जाती है तब हमको स्पिन रोटेशनल चेंज मिलती है। मतलब इसके पीछे जो थ्योरी चलेगी वो चलेगी स्पिन रोटेशन की, और उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसको बोलते हैं एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर का नाम सुना हो कभी? एनएमआर एक ऐसी मशीन है जिससे आप हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो। आपको पता नहीं है इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है, तो इट विल टेल यू उसमें 15 हाइड्रोजन है, 20 हाइड्रोजन है। जैसे अगर अपन इसको देखें, अगर पैरासिटामोल को उठा के देखें तो इसमें कितना हाइड्रोजन है, एक OH का हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लेंगे, टोटल 6 हाइड्रोजन लेंगे बेंजीन के ऊपर, यस और नो? तो 6 + 1 7, 1 8, 8 हाइड्रोजन के पीक्स एनएमआर में मिलेंगे आपको। ठीक है, ये एनएमआर जो है पैरासिटामोल के आपको 8 पीक देगा। आप वो 8 पीक को काउंट करके बोल सकते हो हाँ इसमें 8 हाइड्रोजन पीक प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर। आपको एनएमआर से क्या मिला, 8 हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन मिली। फिर आपको आईआर से क्या मिला, आपको आईआर से वो मिला, क्या कहते हैं, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, मास से मिलता है कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो अल्टीमेटली सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके आप एक पजल की तरह, इसको पजल की तरह जोड़ के फिर आप पता करते हो कि कंपाउंड क्या है। जब नया कंपाउंड हमको पता नहीं है क्या बना लिया लैब के अंदर, हम उसको अगर हमको स्टडी करना है साइंटिफिकली तो ये सारी चीजें काम आती है। अब आया समझ में सब? नवनीत, नेहा, नवनीत, समझ में आ गया? नया समझ में आ गया आपको? हाँ बोल बेटा। ये सर जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी कंपाउंड की वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम विबग्योर ले लेते हैं आर, तो सर उस एनर्जी का कम या ज्यादा होना क्या बताता है वहां बेटा पर? देख, तू है ना, मेरे को शायद जो मैं अभी दे रहा हूँ, जो आंसर दे रहा हूँ उसको समझना, शायद मैं तेरे क्वेश्चन का कोरिलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो विबग्योर होता है ना वो स्पेक्ट्रम, एक लाइट आ रही है, लाइट को अगर अपन तोड़ते तो विबग्योर निकलता है। तो आर से रेड से बात कर रही है ना, रेड जोन की जो एनर्जी होती है, करेक्ट? यस सर। अब वो क्या है बेटा, आर जो है ना वो पर्टिकुलर वेवलेंथ है। अब वो तुम उसको यूं मत समझो कि वो उसकी लॉन्गर वेवलेंथ है तो एनर्जी कम रहेगी, और हायर एनर्जी है तो वेवलेंथ कम रहेगी। ये पूछ रही है ना मेरे से? यस सर मतलब कि अगर हायर या लो एनर्जी होती है तो क्या दोनों ही कलर शो करते हैं या सिर्फ हायर एनर्जी कलर शो करता है और लो एनर्जी वाला शो नहीं करता अपना कलर? नहीं, तूने फिर गलत समझा है। लाइट आती है, लाइट की जो स्पेक्ट्रम जब बनता है तो उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, क्या रहती है, मतलब तू उसमें यूवी भी रहेगा, विजिबल भी रहेगा, आईआर भी रहेगा, तो एक पूरा ईएमआर का स्पेक्ट्रम बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बनता है। हर पर्टिकुलर उसको अगर अपन फ्रैगमेंट्स में तोड़ते हैं तो विबग्योर के फॉर्म में आता है। हर एक लाइट की जो कलर आ रहा है वो उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ रहती है। अब उसकी वेवलेंथ और एनर्जी को यूज करके हम आगे इसको हमारी मैटर के साथ इंटरेक्ट कराते हैं और फिर इसके ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है नेहा? जैसे इसको मैं समझाऊं, देख अभी तेरे सामने ये 3 एग्जांपल्स है। देख यूवी लिखा हुआ है सामने, यूवी विजिबल। यूवी विजिबल का मतलब क्या है, यूवी विजिबल का मतलब क्या है, ये 200 to 800 नैनोमीटर की रेंज की वेवलेंथ की एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर हम इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को यूज करते हैं, एक लैंप लगाया है, जो लैंप जो है आपको यूवी विजिबल रेज दे रहा है। अब यूवी विजिबल में जब रेज आ रही है किसी मैटर से इंटरेक्ट करेगी तो मैटर क्या करेगा, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी, इतनी एनर्जी होती है। अब जैसे जैसे अब ईएमआर में चलते, रुक मैं तेरे को ये अलग डायग्राम दिखाता हूँ। देख एनर्जी कैसे बढ़ रही है और वेवलेंथ कैसे गिर रही है। ठीक है ना, ये देख, ये वाला तुम्हारा ईएमआर का है, रेडियो, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, नियर यूवी, वैक्यूम यूवी, एक्सरेज एंड गामा। ये सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ग्राफ है। किस तरह से ये ऊपर बढ़ता है कि तो किस तरह से मॉलिक्यूलर इफेक्ट आते हैं वो समझा रहा है।
आपके पास एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी तो नेचर के अंदर है। अब इस एनर्जी को अगर हम किसी कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट कराते तो हमें क्या मिलता है, तो इसमें यही समझा रखा है। अगर आप यूवी विजिबल रेडिएशन डालते हो किसी कंपाउंड के अंदर तो आपको एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, अगर आपने यूवी विजिबल रेडिएशन, मैंने सपोज कर मैंने एक पैरासिटामोल ले रखा है, इसको यूं समझते हैं, हमने यहाँ पे एनालाइट क्या ले रखा है, पैरासिटामोल है। अगर पैरासिटामोल पे मैं अगर यूवी रेडिएशन डालूंगा तो मुझे एक्साइटेशन का फिनोमेना दिखेगा। पैरासिटामोल के ऊपर आईआर रेडिएशन डालूंगा तो मुझे वाइब्रेशन मिलेगा। अगर उसके ऊपर रेडियो रेडिएशन डालूंगा या रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ डालूंगा तो मुझे स्पिनिंग रोटेशन मिलेगा। अब आया समझ में? हर एनर्जी के साथ हर मतलब जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से जो हमारा पैरासिटामोल है वो अलग तरह से बिहेव करता है। अब आया नेहा समझ में? तो हम यूवी विजिबल पे क्या देखेंगे, हमें एक एक्साइटेशन का फिनोमेना दिखेगा, आईआर के अंदर वाइब्रेशन मिलेगा, और वही रेडियो के अंदर हमको स्पिन रोटेशंस के कंसेप्ट को देखने को मिलेगा। और इससे हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कंपाउंड एक ही है, हमने डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज चेंज किए और हमको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलने लगी है। तो यही तो यहाँ दिखा रहा है, देख एनालाइट के ऊपर एएमआर डाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा बैठा हुआ है। इस पे अगर आप डालते हो तो आपको डिफरेंट स्टडीज पढ़ने को मिलती है। वही आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है। अब आया नेहा समझ में? शायद मैं जो तू पूछ रही थी उसको मैं सही से डिफाइन कर पाया नहीं कर पाया। ये सर जैसे बताया, जैसे यूवी विजिबल हमने लाइट वेवलेंथ डाली उस सैंपल के ऊपर, तो वो क्या स्प्लिट हो जाती है क्या? वो जो वेवलेंथ होती है जैसे 200 से 800 तक की होती है यूवी विजिबल, तो वो क्या जो उसके जो कलर शो होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ वो 200 से 800 तक का शो करेंगे वो हमें, जो प्रिज्म से जो वेवलेंथ गिरेगी सर? अब देख, मैं तो यूवी से समझते हैं, क्या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। देख यूवी विजिबल जो एक रेंज है, क्या है, 200 टू 800, ठीक है, ओके, मानती है इस बात को। अब क्या होता है, हमको एक पर्टिकुलर हम अगर सपोज करें उस पूरी रेंज को 200 से लेके 800 तक, मतलब 201, 202, 203, हमारे हमने इंस्ट्रूमेंट को ऐसा कमांड कर रखा है कि आप 200 से लेके 800 तक रेडिएशन भेजो पैरासिटामोल के ऊपर। वो भेजेगा 200 पे, भेजेगा 1 सेकंड के लिए स्पॉट करेगा, भेजेगा 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड का आपको डाटा मिलेगा। फिर 201, 202, 203, 204, 205 होते हुए 250, 300, 350, 400 ऐसे करते करते 800 तक, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम रन करेगा वो 200 से लेके 800 तक, एक वेवलेंथ के ऊपर, 200 से लेके 201, 202, 203। उससे क्या होगा, आपको एक स्पॉटिंग होते होते ग्राफ मिलता है, जो आपको बेल शेप ग्राफ मिलता है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो कैसे बेल शेप बन रहा था। तो इसमें हो क्या रहा है, पैरासिटामोल का अगर सपोज कर 520 नैनोमीटर के ऊपर वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, तो आपको 520 पे पीक आपको सबसे ज्यादा उसी पे मिलेगा। आपने पूरी स्पेक्ट्रम चलाई है, यूवी विजिबल आपने जो था उसके अंदर विड्रॉल जो बन रहा था आपने पूरा चला दिया, लेकिन क्या है उससे हमको इंफॉर्मेशन क्या मिली कि 520 जो रीजन है, जो आपका विजिबल रीजन है 520 का, उसी पर पैरासिटामोल सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब आया समझ में? यस सर, यानी कि हर तरह की वेवलेंथ गिरती है उस सैंपल के ऊपर, और जिस वेवलेंथ पे वो जो सैंपल एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी वो रेंज दिखा देता है उस रिकॉर्डर पर। वेरी गुड, यही कंसेप्ट है। जैसे अगर अपन स्टूडेंट का समझे तो आपके सामने 12 सब्जेक्ट होते हैं, फार्मिक केमिस्ट्री भी होती है, एनालिसिस भी होती है, स्टैटिस्टिक्स भी होती है, रेगुलेटरी भी होती है, माइक्रोबायोलॉजी भी होती है, कॉग्निटिव भी होती है, इकोलॉजी। लेकिन क्या होता है, एक बच्चा जो होता है आपके सामने, वो बच्चे पे सारी चीजें आनी है, लेकिन एक बच्चा क्या होगा, एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा माहिर होता है, वो फार्माकोलॉजी में हो सकता है, फार्मास्यूटिक्स में हो सकता है, वो बच्चे की इंडिविजुअल कैपेसिटी है। वैसे ही बेचारा पैरासिटामोल की भी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है कि हाँ वो 520 पे सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब आया समझ में नेहा? यस सर। चलो अब ये काम करते हैं, आप लोग क्लास को यही एंड करते हैं एंड आगे इसको समझेंगे। मेक श्योर आप अपने कंसेप्ट पे बहुत ध्यान रखना, ढंग से इसको अगर क्लियरफाई कर सकते हो, जाओ क्लास खत्म होने के बाद अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी सब्जेक्ट के अंदर। ये सब्जेक्ट एडवांस लेवल पे है, अपन बेसिक्स आपको पहले से पता होनी चाहिए। बेसिक्स पता है तभी सब्जेक्ट को बहुत मजा आएगा समझने में, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसको अगर समझोगे तो बहुत आगे बेनिफिशियल मिलता है जो मास्टर्स करना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो विद दैट नोट आई होप आप लोगों को अपने कंसेप्ट्स पर काम करना चाहिए,
स्पेसिफिकली आपको बेसिक्स जितने भी आपने पढ़े हैं 11-12 की किताब उठाओ, पूरा पढ़ना स्टार्ट करो और अपना जो बेसिक्स केमिस्ट्री में आपने पढ़ना टाइट्रेशंस क्या होते हैं, तो आपको क्रोमेटोग्राफी भी शुरू में थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा, वो सब पढ़ो। यहाँ पे सब काम आएगा, इस सब्जेक्ट में सब मिक्सड है। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सब चीज़ें की नॉलेज का आपको यहाँ पर हेल्पफुल मिलेगा। जिसकी कंसेप्ट क्लियर है वो आराम से समझ जाएगा, जिसको नहीं पता है वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, विद दैट नोट आई एम वाइंडिंग अप दिस क्लास एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। यस एनीवन? यस नवनीत बोल। सर कल परसों आप क्या पढ़ाए थे सर, टॉपिक का नाम बता दीजिए। कल तो एक काम करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पूरा पढ़ के बैठो सब लोग। अगर ये वाला समझना आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, तो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके बारे में पढ़ के रखो सब लोग। ठीक है बच्चों? परसों वाले में परसों वाले में क्या? तो परसों वाले में क्या पढ़ाया था? 2:30 बजे क्लास, 2 बजे तक। आवाज मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। चल मैं अभी क्लास बंद करता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में भी घुसना है आप लोगों को, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी 10:01 हो गया। ठीक है, सो आई एम वाइंडिंग अप, जॉइन योर नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।